हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हाथ में मेरी जो आप ये बुक देख रहे हैं, यू कैन विन, शिव खेरा इनकी बुक है ये, और इतनी बढ़िया बुक है फ्रेंड्स। यदि आप बिल्कुल बिगनर हैं, स्पोकन इंग्लिश में आपको महारत हासिल करनी है, और ये बुक की लैंग्वेज बहुत ही इजी है, और जो हम डेली डे टू लाइफ में जो हम स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्मेशन करते हैं ना, इस बुक को ज़रूर फ्रेंड्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि मैं इस बुक को कल पढ़ रही थी और ये वाला पैराग्राफ मैंने पढ़ा, ये वाला एक छोटी सी स्टोरी है और इतनी मोटिवेट करेगी आपको ये स्टोरी। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी में से ही इन्होंने जो जो वोकैबलरीज, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश एक्सप्रेशंस और ईडियम्स यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, वो आपकी डे टू डे लाइफ में उसी से ही आप सेंटेंस फॉर्मेशन करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्डअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप फंबल करते हैं और आपके माइंड में नहीं आते हैं वर्ड्स जब आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं किसी से, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम जो है फ्रेजल वर्ब, ईडियम, इंग्लिश एक्सप्रेशन से एक्वेंटेड नहीं है। और बस एक बार ये वाले सब चीज़ों को हम सीख लेंगे तो हम अपनी जो है डेली यूज के सेंटेंसेस को इजीली फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। आज मैं इस वाले छोटी सी स्टोरी जो कि आपको हाईली मोटिवेट भी करेगी, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा वीडियो, और आपको मैं इस तरीके से इसे किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। सो फ्रेंड्स, स्टोरी का टाइटल है इनर मोटिवेशन। इनर मतलब होता है आंतरिक, मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा। तो आपको कोई भी चीज़ आंतरिक रूप से जब प्रेरित करती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनर मोटिवेशन। अब देखिए स्टोरी में कौन सी चीज़ यहाँ पर इनर मोटिवेट कर रही है इस बंदे को, हम इस स्टोरी में देखते हैं। देयर वॉज अ यंग बॉय हु केम रेगुलरली टू फुटबॉल प्रैक्टिस। एक कम उम्र का लड़का रेगुलरली, जो कि कहाँ आता था, रेगुलरली रोज़ रोज़ आता था, किस चीज़ के लिए, फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए। बट नेवर मेड इट टू द ए टीम। लेकिन वो नेवर मेड इट मतलब होता है अनसक्सेसफुल होना, किसी चीज़ में फेल्यूर हो जाना, उस काम में असफल होना। तो वो कभी भी, लेकिन वो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए आता था, लेकिन वो कभी भी ए टीम यानी कि एक अच्छी टीम में वो जगह नहीं बना पाता था। वो एक अच्छा खिलाड़ी बनने में अनसक्सेसफुल हो जाता था। तो फ्रेंड्स, नेवर मेड इट को आप किस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे, तो नेवर मेड इट मतलब होता है किसी भी चीज़ में अनसक्सेसफुल होना, फेल्यूर हो जाना। तो फेल्यूर टू अचीव अ गोल, फेल्यूर टू अचीव अ डेस्टिनेशन, फेल्यूर टू कंप्लीट अ टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करने में असफल होना, किसी लक्ष्य को, डेस्टिनेशन को, लक्ष्य को जो अचीव करने में आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फेल्यूर हो जाते हैं, या किसी गोल को, आप टारगेट को अचीव करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेवर मेड इट। अब फ्रेंड्स देखिए, नेवर मेड इट की जगह हम और दो इसी सेम टाइप के फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, डिडंट मेक इट और कुडंट मेक इट। तो दोनों की मीनिंग सेम ही है। डिडंट मेक इट मतलब भी होता है किसी काम को करने में आप अनसक्सेसफुल हो गए। कुडंट मेक इट मतलब भी होता है किसी काम को आप करने में असफल हो गए। तो आइए इससे कुछ सेंटेंस की मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपके करियर में आप कुछ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आप किसी अपने करियर में अनसक्सेसफुल हो गए उस फील्ड में, तो आप यहाँ पर इन तीनों फ्रेज में से किसी भी जो फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही नेवर मेड इट एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर डिस्पाइट हीज टैलेंट। वो बहुत टैलेंट होने के बावजूद भी वो एक अच्छा प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन सका, फेल्यूर हो गया। या फिर इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, ही नेवर मेड इट टू रैंक ए इन क्लास डिस्पाइट ही वॉज गुड इन स्टडी। वो बहुत अच्छा स्टडी, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वो कभी भी क्लास में ए रैंक नहीं लेके आ पाया। अब देखिए, इसे इस तरीके से अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप किसी के घर जाना चाहते हैं, कोई पार्टी में जाना चाहते हैं और आप वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, कोई भी कारण हो सकता है आपके असफलता का, तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं आप। दे नेवर इट टू द पार्टी ड्यू टू बैड वेदर। एक खराब मौसम के कारण
वो पार्टी में जाने में असफल रहा या पार्टी में नहीं जा सका। तो इसकी जगह आप नेवर मेड इट की जगह आप डिडेंट मेक इट और कुडेंट मेक इट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेड की जगह हमने मेक इसीलिए यूज़ किया है, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुड एक मॉडल वर्ब है, इसीलिए कुड के साथ में भी हमेशा किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर मेड ना होकर मेक है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, दे डिडेंट मेक इट टू द पार्टी, मतलब वो पार्टी में नहीं जा सके, दे डिडेंट मेक इट टू द पार्टी ड्यू टू अ बैड वेदर, या फिर दे कुडंट मेक इट टू द पार्टी ड्यू टू द बैड वेदर। या फिर कोई अपनी डेली लाइफ के सेंटेंस, जैसे कि मैं उसके घर जाने ही वाली थी या मैं उससे मिलने ही वाली थी लंच में, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था तो मैं नहीं जा सकी, मैं उससे मिलने में असफल रही। तो आई वॉज सपोज टू मीट रिया फॉर लंच बट नेवर मेड इट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि आई वॉज सपोज टू मीट रिया फॉर लंच बट डिडेंट मेक इट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। तो इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंस को इन्वॉल्व करें कि आप किसी के से मिलना चाहते हैं और आप नहीं मिल पाए, तो कोई भी रीज़न बता दीजिए, उसके साथ में आप लगा सकते हैं कि आई वॉज सपोज टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था, आई वॉज सपोज टू कॉल यू बट आई डिडेंट मेक इट बिकॉज आई वॉज स्टक इन समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट काम में स्टक हो गया था, फंस गया था, इसीलिए मैं तुम्हें फ़ोन लगाने ही वाला था लेकिन मैं नहीं लगा पाया। आई डिडंट मेक इट या आई कुडंट मेक इट, आई नेवर मेड इट। तो इस तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसे इन्वॉल्व करें। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा और अब आप आज से ही इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना स्टार्ट करें। वाइल ही वॉज प्रैक्टिसिंग, जब वो प्रैक्टिस करता रहता था, हीज़ फादर वुड सिट एट द फार एंड ऑफ द फील्ड, तो उसके पिता जो थे वो दूर उसी फुटबॉल जहाँ खेलता था उस फील्ड मतलब उस मैदान को कहते हैं जहाँ पर वो फुटबॉल खेलता था, उसके पिता, फार मतलब होता है दूर, मैदान के दूर में उसको बैठा करते थे, उसके लिए वेट करते थे, वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतज़ार करते थे। फॉर 4 days द बॉय डिडंट शो अप फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए डिडंट शो अप यहाँ पर देखिए शो अप एक फ्रेजल वर्ब है। तो शो अप का मीनिंग होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़, इसके 3 तरीके से शो अप को आप यूज़ कर सकते हो। शो अप का एक मीनिंग होता है अराइव, पहुँचना, गैदर होना, किसी जगह पर इकट्ठा होना, कोई अपॉइंटमेंट लिया है वहाँ पर पहुँचना। और डिडंट शो अप मतलब वो वहाँ पर नहीं पहुँचे या नहीं पहुँचा। या फिर शो अप का एक और मीनिंग होता है किसी को भी ह्यूमिलेट करना, नीचा दिखाना, एम्बेरस फील कराना। और एक और मीनिंग होता है किसी की क्लियरली विजन, मतलब जो क्लियरली विजिबल, बहुत अच्छे से साफ दिखाई देना। तो यहाँ पर डिडंट शो अप का मीनिंग निकल रहा है वो वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो द बॉय डिडंट शो अप फॉर प्रैक्टिस, जो बॉय था वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आया। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब शो अप से कैसे हम अपने स्पोकन इंग्लिश को बिल्डअप कर सकते हैं, आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंस की मदद से समझते हैं। शो अप का एक मीनिंग होता है अराइव, जो कि स्टोरी में इसका मीनिंग निकल रहा है अराइव यानी पहुंचना और गैदर होना किसी भी जगह पर। तो जैसे कि इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि कोई आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन लेट है, उसके टाइम से लेट चल रही है, तो आप किसके घर 2 दिन बाद पहुँचें, तो आप उन्हें वहाँ जाकर कह सकते हैं कि ट्रेन्स वॉज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल एंड 2 days लेटर वी शोड अप एट हर हाउस, मतलब 2 दिन के बाद हम उसके घर पहुँचे क्योंकि ट्रेन जो थी वो रनिंग बिहाइंड शेड्यूल चल रही थी, समय से पीछे चल रही थी। तो ट्रेन वॉज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल एंड 2 days लेटर वी शोड अप एट हर हाउस। या फिर आप इसका एक और मीनिंग निकलता है शो अप का ह्यूमिलेट करना, किसी को नीचा दिखाना। तो वो ऐसा कहती है कि मैंने उसे उसके फ्रेंड्स के सामने नीचा दिखाया। शी सेज आई शोड हर अप इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स। शी सेज आई शोड हर अप इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स, मैंने उसके फ्रेंड्स के सामने उसे नीचा दिखाया, वो ऐसा कहती है मुझे। एक और मीनिंग निकलता है क्लियरली विजिबल, किसी चीज़ का एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देना, शो अप का मीनिंग ये भी निकलता है। तो अ राइजिंग मून शोड अप द वाइल्ड सीस्केप, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जंगल में जो समुद्र है उसके ऊपर से एक सुंदर सा मून, उगता हुआ मून दिख रहा है,
एकदम, तो उसे कहते हैं एकदम रेज होना, क्लियर दिखना, एकदम क्लियरली विजिबल होना। तो समुद्र, रात में समुद्र में हमें जो उगता हुआ जो मून है वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, विजिबल, क्लियरली विजिबल है। तो राइजिंग मून शो अप द वाइल्ड सीस्केप्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप शो अप को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट मीनिंग निकल रहा है अराइव। तो वो जो लड़का था 4 दिन तक वो प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुँचा, नहीं आया, इसका मीनिंग ये है इस स्टोरी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैचेस हैड बिगन एंड हिज टीम वॉज प्लेइंग द फाइनल्स। अब देखिए, द मैचेस हैड बिगन मतलब मैच जो थे, फुटबॉल मैचेस थे, वो शुरू हो चुके थे और उनकी टीम फाइनल्स में खेल रही थी। फाइनल्स में उनकी टीम पहुंच गई थी खेलते खेलते और फाइनल्स में खेल रही थी। अब देखिए, हैड बिगन को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, जिसमें कि हैड के साथ में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती है, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैड के साथ में जब आपका कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके के सेंटेंस आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जब उसने मुझे बुलाया तो हम ऑलरेडी खाना खा चुके थे, तो खाना आपका कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पर ये सेंटेंस का सेंस निकलता है। तो आप हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वी हैड ऑलरेडी ईटन लंच व्हेन यू कॉल्ड। जब तुमने हमें बुलाया तो हम ऑलरेडी खाना खा चुके थे, लंच कर चुके थे। या फिर वो ऑफिस से निकलने से पहले अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर लिविंग द ऑफिस। तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस कंप्लीट, कोई भी आप टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं तो वहाँ पर आप पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं तो हैड के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। तो द मैचेस हैड बिगन, मैच शुरू हो चुके थे एंड हिज टीम वॉज प्लेइंग द फाइनल्स, और उनकी टीम जो थी वो फाइनल्स में पहुँच चुकी थी। ही शोड अप फॉर फाइनल्स एंड वेंट अप टू द कोच एंड सेड, कोच यू हैव ऑलवेज केप्ट मी इन द रिजर्व्स। यू हैव ऑलवेज केप्ट मी, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सब सेंटेंस बना है क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में काम कंप्लीट हुआ है, इसलिए हैड ना आकर यहाँ पर हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो कोच से बोला कि तुम मुझे हमेशा कोच खेलने नहीं देते हो, मुझे हमेशा रिजर्व में रख देते हो कि सब प्लेयर यदि कोई आउट होगा तो मुझे खेलने को मिलेगा, यदि उसे कुछ चोट लगेगी या इंजरी होगी तो मुझे रिजर्व में रखते हो, मुझे खेलने को मिलेगा, मुझे खेलने नहीं देते हो। एंड नेवर लेट मी प्ले इन द मैचेस, और मुझे कभी भी मैच में खेलने नहीं देते हो। बट टुडे प्लीज़ लेट मी प्ले, लेकिन आज मुझे प्लीज़ खेलने दो। अब देखिए, लेट से आप कितने खूबसूरत सेंटेंस बनाकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्डअप कर सकते हैं। लेट मी प्ले मतलब मुझे खेलने दो, या जिसे कहते हैं ना बच्चे खेल खेल में खेलते हो बोलते हो मुझे वो खेलने नहीं दे रही। शी इज़ नॉट लेटिंग मी प्ले, लेटिंग मी मतलब दे रही है, अभी प्रेजेंट में वो मुझे खेलने नहीं दे रही, तो शी इज़ नॉट लेटिंग मी प्ले, वो मुझे प्रेजेंट में खेलने नहीं दे रही है। या फिर आप लेट से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आप किसी काम में स्टक है, किसी का फ़ोन आया है, आप वहाँ पर कह सकते हैं लेट मी कॉल यू बैक इन सम टाइम, क्या तुम मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन कर सकते हो, लेट मी कॉल यू बैक इन सम टाइम। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं लेट मी कॉल यू बैक अगेन, क्या तुम मुझे बाद में फिर से फ़ोन कर सकते हो। या फिर आप इससे कैसे कह सकते हैं कि चलो शर्त लगाते हैं, लेट्स हैव अ फ्रेंडली बैट। लेट्स हैव अ फ्रेंडली बैट मतलब चलो फ्रेंडली वाली शर्त लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों कुछ जीत जाएंगे तो एक दूसरे को कुछ पे करेंगे, बस ऐसे एक फ्रेंडली बैट लगाते हैं। डोंट एक्सपेक्ट आई विल बी पेइंग यू एनीथिंग फॉर इट, मतलब ये मत एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं तुम्हें इसकी वजह से कुछ दूंगा, लेकिन हम एक फ्रेंडली बैट लगाते हैं। तो लेट्स हैव अ फ्रेंडली बैट, इस तरीके के सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज़, जैसे आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और आप किसी के सामने बात नहीं कर पाए, आप वहाँ पर फंबल करने लगे, तो आपका जो मोरल जो है आप थोड़ा डीमोटिवेट हो गए वहाँ पर। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डोंट लेट दिस गेट यू डाउन, इस कारण से इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि तुम नहीं बोल पाए, तो इसका मतलब तुम अपने आप को इस चीज़ के ऊपर हावी मत होने दो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तो डोंट लेट दिस गेट यू डाउन। इस तरीके के सेंटेंस भी आप लेट की मदद से बना सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे इजी सेंटेंस बनाकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोच सेड सन आई एम सॉरी, तो
तो कोच ने कहा कि मुझे माफ़ करना बेटा, आई कांट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दे सकता। देयर आर बेटर प्लेयर देन यू, तुमसे भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम में हैं। एंड बिसाइड्स इट इज़ द फाइनल्स, बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, तो इसके अलावा ये फाइनल का मैच है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मैच है, ये फाइनल्स में आ गए हमारी टीम और ये इसको छोड़कर ये फाइनल का भी मैच है। तो देखिए बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है देखते हैं। बिसाइड्स यदि लास्ट में एस है, बिसाइड्स है, उसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम और को छोड़कर, इसके अलावा। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बिसाइड्स एप्पल ही ऑल्सो लाइक्स ऑरेंजेस, मतलब एप्पल को छोड़ के उसे ऑरेंज भी पसंद है। लेकिन बिसाइड BESIDE, एस नहीं है देखिए लास्ट में। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, उसके जस्ट बगल में। एट द साइड ऑफ मतलब एक व्यक्ति बैठा है, तुम्हारे बगल में जो व्यक्ति बैठा है, तुम्हारे बगल में कोई चीज़ है, तो उसे कहते हैं बिसाइड। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, द बुक इज़ बिसाइड द विंडो, जो बुक रखी हुई है वो कहाँ रखी है, विंडो आपके जस्ट, बुक जो है वो विंडो के जस्ट पास में रखी हुई है, नेक्स्ट टू रखी हुई है। तो या फिर आप इस तरीके से सेंटेंस में आते हैं, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब वो मेरे जस्ट नेक्स्ट टू बैठा था, मेरे जस्ट पास में बैठा था। तो ही वॉज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी। तो इस तरीके से बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में डिफरेंट है। तो यहाँ पर बिसाइड्स का मीनिंग निकलता है अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। तो इसके अलावा ये जो मैच है वो फाइनल्स का मैच है। द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल इज़ एट स्टैक। स्टैक मतलब होता है फ्रेंड्स बैट लगाना, जैसे कहते हैं ना आई एम स्टैकिंग, मैं बाजी लगा रहा हूँ या मैं दाव लगा रहा हूँ। तो स्टैक मतलब होता है बैटिंग लगाना, बैट लगाना। तो और इसके अलावा जो रेपुटेशन, इस स्कूल की प्रतिष्ठा का भी सवाल है और उसकी प्रतिष्ठा, स्कूल की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो एंड आई कैन नॉट टेक अ चांस, और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ। द बॉय प्लीडेड कोच। अब जो प्लीड का मतलब फ्रेंड्स होता है याचना करना, मेक एन इमोशनल अपील, एक भावनात्मक रूप से एक अपील करना उनसे कि एक बैग लगाना या भीख मांगना जिसे कहते हैं ना। तो द बॉय प्लीडेड कोच, उसने बहुत एक करुण याचना की लड़के ने कोच से। आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, मतलब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। तो स्पोकन इंग्लिश में इस सेंटेंस को भी यूज़ करें। किसी से आप कुछ उम्मीद करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं कि आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगा या मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। तो आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, प्लीज़ लेट मी प्ले, प्लीज़ मुझे खेलने दो। द कोच हैड नेवर सीन द बॉय प्लीड लाइक दिस बिफोर। अब देखिए फिर से फ्रेंड्स, यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सी, सॉ, सीन। फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। द कोच हैड नेवर सीन द बॉय प्लीड लाइक दिस। कोच ने पहले कभी नहीं देखा था कि इस बच्चे ने ऐसे उनसे याचना की है, एक इमोशनल अपील की है। ही सेड, उसने कहा, ओके सन, ठीक है बेटा, गो प्ले, जाकर खेलो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, रिमेंबर मतलब होता है याद रखना, किंतु याद रखना, आई एम गोइंग अगेंस्ट माई बेटर जजमेंट एंड द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल इज़ एट स्टैक। उसने कहा कि लेकिन याद रखना कि मैं ना अपने बेटर जजमेंट, मतलब मैं अपने निर्णय के, मेरे सबसे बढ़िया निर्णय के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, उसके विरोध में जा रहा हूँ। और जो स्कूल की रेपुटेशन है, स्कूल की मान प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगी हुई है। एट स्टैक मतलब दांव पर लगी है, बैट पर लगी हुई है। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। इसे हमेशा अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करने की चेष्टा करें। डोंट लेट मी डाउन, किसी चीज़ में यदि आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे निराश मत करना, तो आप यहाँ पर ये वाला सेंटेंस यूज़ करें, डोंट लेट मी डाउन। द गेम स्टार्टेड एंड द बॉय प्लेड लाइक अ बॉल ऑन फायर। और खेल शुरू हुआ और लड़का किस तरीके से खेला, बॉल ऑन फायर। फ्रेंड्स, ये एक फ्रेज़ है, बॉल ऑन फायर का मतलब होता है अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से एनर्जी से, उत्साह से, जोश से भरा हुआ है, उसे कहते हैं बॉल ऑन फायर। और वो लड़का इतना अच्छा खेला और पूरे जोश के साथ खेला। जैसे कि एग्जांपल देते हैं बॉल ऑफ फायर का, द न्यू एम्प्लॉय वॉज अ रियल बॉल ऑफ फायर, ऑलवेज ईगर टू लर्न एंड टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। जो नया एम्प्लॉय आया है वो सच में रियल बॉल ऑफ फायर है, वो हमेशा नई चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक रहता है और नए चैलेंजेस को
एक्सेप्ट करने के लिए भी वो हमेशा आगे रहता है। तो बॉल ऑफ फायर मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकदम करने के लिए उत्सुक रहना, फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो पूरे जोश के साथ में वो लड़का खेला और एवरी टाइम ही गॉट द बॉल ही शूट अ गोल। और जिस भी समय उसे बॉल मिली, ही गॉट द बॉल मतलब जब भी उसे बॉल मिली उसने गोल किया। ही शूट अ गोल, उसने गोल किया। नीडलेस टू से मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्वियस है, ये एक्सपेक्टेड है, सेल्फ एविडेंट है कि ऐसा ही है, सच में ऐसा ही है। इसका मतलब है जैसे कि हम इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, नीडलेस टू से द वेदर इज़ टेरिबल टुडे, मतलब वेदर बहुत ही ख़राब है। नीडलेस टू से आई डिड फील लाइक गोइंग आउट, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वेदर इतना ख़राब है, मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। तो नीडलेस टू में मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्वियस है ही ऐसा। तो द वेदर इज़ टेरिबल टुडे एंड नीडलेस टू से आई डिडंट फील लाइक गोइंग आउट, मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने की इच्छा नहीं क्योंकि वेदर जो है बहुत ही ख़राब है। तो नीडलेस टू से ही वॉज द स्टार ऑफ द गेम, वो जो इस पूरे गेम का स्टार था एंड हीज टीम वॉन, उसकी टीम जीत गई। व्हेन द गेम फिनिश्ड, जब खेल खत्म हुआ, द कोच वेंट अप टू हिम एंड सेड, कोच जो थे वो उसके पास में आए, वेंट अप मतलब उसके पास पहुँचे, एंड सेड कहा, सन हाउ कुड आई हैव बीन सो रॉन्ग इन माई लाइफ, हाउ कुड आई हैव बीन सो रॉन्ग इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में कैसे इतना गलत हो सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने स्पोकन इंग्लिश में से बोलने की सेंटेंस को मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ, सेंटेंस को बार बार इस तरह से बोलने की कोशिश करें स्पोकन इंग्लिश में कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हाउ कुड आई हैव बीन डू सो, मतलब मैं इस तरीके से कैसे कर सकता हूँ। हाउ कुड आई हैव बीन सो रॉन्ग इन माई लाइफ, मैं अपनी इस ज़िंदगी में ऐसे कैसे गलत हो सकता हूँ। आई हैव नेवर सीन यू प्ले लाइक दिस बिफोर, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा इस तरह से खेलते हुए। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, आई हैव सीन, हैव आया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन, सी सॉ सीन। आई डोंट थिंक यू हैव प्लेड लाइक दिस बिफोर ईदर, और ईदर मतलब मुझे ये भी आई डोंट थिंक मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ कि यू हैव प्लेड लाइक दिस बिफोर ईदर, मतलब तुम इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं खेले हो। वॉट हैपेंड, क्या हुआ है। हाउ डिड यू प्ले दिस वे टुडे, और तुम इस तरीके से कैसे खेले। हाउ डिड यू प्ले दिस वे टुडे, इस तरीके से आज तुम कैसे खेले। जैसे कि आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, हाउ डिड यू डू दैट टुडे, या हाउ डिड यू बिहेव दिस वे टुडे, तुम इस तरीके से कैसे तुमने बिहेव किया, किसने बहुत ख़राब बिहेव किया। आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, उसे बोल सकते हैं हाउ डिड यू डू दिस वे टुडे, या हाउ डिड यू बिहेव दिस वे टुडे, इस तरीके से तुम कैसे बर्ताव कर सकते हो। द बॉय रिप्लाइड, कोच माई फादर इज़ वॉचिंग मी टुडे, उस लड़के ने ये रिप्लाई किया कि कोच मेरे जो पिताजी हैं वो मुझे आज देख रहे हैं। इज़ वॉचिंग मी टुडे मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सब सेंटेंस बना है। द कोच टर्न अराउंड मतलब होता है मुड़ना, तो कोच जो है वो मुड़े एंड लुक्ड एट द प्लेस वेयर द बॉयज़ फादर यूज टू सीट, और कहाँ देखा, जहाँ पर उसके पिता बैठा करते थे, जब वो मैच खेला करता था तो वहाँ पर बैठ कर उसे मतलब बैठा करते थे। देयर वॉज ओनली एन एम्प्टी बेंच, एम्प्टी मतलब फ्रेंड्स होता है खाली, तो वहाँ पर सिर्फ खाली बेंच पड़ी हुई थी। ही सेट सन, कोच ने कहा बेटा, योर फादर यूज टू सिट देयर व्हेन यू केम फॉर प्रैक्टिस बट आई डेंट सी एनी वन देयर टुडे। कोच ने कहा कि तुम्हारे पिता यूज्ड टू सिट, मतलब फ्रेंड्स कोई काम हम पास्ट में करते थे उसे प्रेजेंट टाइम में हम एक्सप्लेन करने या बताने के लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। तो तुम्हारे पिता यहाँ पर बैठा करते थे जब तुम प्रैक्टिस के लिए आया करते थे, लेकिन आज आई डेंट सी मतलब मैं उसे आज नहीं, देखो यहाँ पर थोड़ा टाइपो मिस्टेक हो गया है, DID एंड FST आएगा, तो डिडंट सी मैंने यहाँ पर मैं आज यहाँ पर किसी को भी नहीं देख रहा हूँ। डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए सी आया है। तो द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, कोच देयर समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, ने कहा कि कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है। माई फादर वॉज ब्लाइंड, मेरे पिता जो थे वो अंधे थे। जस्ट 4 days अगो, सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं, 4 दिन पहले, 4 days अगो मतलब
सिर्फ 4 दिन पहले ही डाइड, वो उनकी मृत्यु हो गई है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ही इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम अबव, और आज वो पहला दिन है जो कि वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। सो वॉट मोटिवेट द बॉयज़, उस लड़के को किस चीज़ ने प्रेरित किया, किस चीज़ ने मोटिवेट किया? इट वॉज हीज़ बिलीव, उसका जो बिलीव था, उसका खुद का जो सेल्फ विश्वास था उसके खुद के ऊपर, उस चीज़ ने उसे जो है मोटिवेट किया, प्रेरित किया। इंटरनल मोटिवेशन इज़ द इनर ग्रेटिफिकेशन, नॉट फॉर सक्सेस और विनिंग बट फॉर द फुलफिलमेंट दैट कम्स फ्रॉम हैविंग डन समथिंग। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा जो होती है, दैट इज़ द इनर ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब फ्रेंड्स होता है आंतरिक संतुष्टि, मतलब कोई चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देती है, फुलफिलमेंट देती है, प्लेजर देती है, खुशी देती है, स्पेशली व्हेन गेन्ड फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन और ऑफ अ डिज़ायर, मतलब किसी चीज़ की आपको इच्छा और आपको चीज़ मिल जाए, वो जो संतुष्टि आपको देगी ना, वो बाकी तो यदि आपको बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, यदि आपका उसके प्रति आपको मिल गया है लेकिन आपका खुद का उसके प्रति रुझान नहीं है, तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा है कि मैं आज इस जगह पर फर्स्ट आके दिखाऊंगा, ये आपकी इच्छा है खुद की अंदरूनी, और आपको वो चीज़ अचीव कर लिया ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। तो उसे कहते हैं इनर ग्रेटिफिकेशन, जिसे कहते हैं आंतरिक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, जो कि किसी चीज़ को जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया, उस चीज़ से मिलती है। तो इनर मोटिवेशन इज़ द इनर ग्रेटिफिकेशन, आंतरिक संतुष्टि होती है, नॉट फॉर सक्सेस और विनिंग। ये ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेस हो गए, सफलता मिल गई या जीत गए तो मिल गई, बट फॉर द फुलफिलमेंट, जो आपको किसी चीज़ से का संतुष्टि देता है, दैट कम्स फ्रॉम हैविंग डन समथिंग, जो कि आप चाहते थे करना और आपने उसे किया, उस चीज़ से आपको वो संतुष्टि देता है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट रैदर देन जस्ट अचीविंग अ गोल। किसी गोल को अचीव करना, किसी लक्ष्य को पाना, उसके को छोड़कर ये वो अकम्प्लिशमेंट मतलब फ्रेंड्स होता है किसी उपलब्धि या सक्सेस, समथिंग दैट हैज़ बीन अचीव्ड सक्सेसफुली, जो चीज़ किसी आपने उसको उपलब्धि पाई है, उसे जीता है आपने। जैसे कि हर फैमिली इज़ प्राउड ऑफ ऑल हर एकेडमिक अकम्प्लिशमेंट, मतलब उसकी फैमिली उसके ऊपर गर्व कर रही है उसके एकेडमिक अचीवमेंट या एकेडमिक सक्सेसफुल की ओर से। तो ये जो सक्सेसफुल है वो एक सभी किसी काम को पूरा करने की वो खुशी होती है, जो कि किसी चीज़ को, लक्ष्य को पाना नहीं होती है। रीचिंग एन अनवर्दी गोल, अनवर्दी गोल मतलब अनवर्दी मतलब फ्रेंड्स होता है जो कि अयोग्य, अनफिट हो, अनडिजर्विंग हो। जैसे कहते हैं ना, इट इज़ अनवर्दी ऑफ ऑल द अटेंशन इन हिज रिसीव्ड, या फिर जिसे हम सेंटेंस बना सकते हैं कि ही वॉज अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, जो अयोग्य हो। अनफिट टू होल्ड ऑफिस या अनफिल टू होल्ड पोजीशन, किसी भी पोजीशन को या किसी पद में बने रहने के वो अयोग्य है, वो विश्वास के लायक नहीं है। तो कोई भी अयोग्य गोल हो, जो भी आपकी, जिसमें कोई उस लक्ष्य को पाना आपका उद्देश्य ना हो, बस आप ऐसे ही पा रहे हो, डज नॉट प्रोवाइड अ ग्रेटिफाइंग फीलिंग, वो आपको कभी भी आंतरिक संतुष्टि, खुशी नहीं दे पाएगा। इंटरनल मोटिवेशन इज़ लास्टिंग, और आपका जो इंटरनल आंतरिक रूप से यदि आप किसी चीज़ से खुद ब खुद प्रेरित हुए हैं, तो वो हमेशा लास्टिंग करेगी, लंबे समय तक आपके भीतर रहेगी, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विदिन, क्योंकि वो आपके अंदर से आई है वो। एंड ट्रांसलेट इनटू सेल्फ मोटिवेशन, और वो आप ट्रांसलेट्स मतलब कि वो आपके खुद के सेल्फ, अपने खुद ने उस चीज़ से आप प्रेरित हो, आपकी खुद की आंतरिक इच्छा है कि वो करने की, तो वो चीज़ फीलिंग, जो ग्रेटिफाइंग फीलिंग है ना, आत्मसंतुष्टि, वो आपके भीतर तभी आएगी जब आप इनर मोटिवेशन में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा जो है स्टोरी। और फ्रेंड्स, इस स्टोरी में आपने ये सीखा कि यदि आप भी इंग्लिश में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपकी भी अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, मुझे आई वॉन्ट टू गुड होल्ड इन दैट लैंग्वेज या इन दिस लैंग्वेज, मुझे इस काम पर, इस लैंग्वेज पर एक अच्छा होल्ड, एक अच्छी कमांड पकड़नी। सो फ्रेंड्स, आज जो कुछ भी सीखा है उन सबको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना, इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। आज से ही उन्हें बोलना, अपनी प्रैक्टिस में उसे लेना यूज़ करें, जिससे कि ये सारे के सारे सेंटेंस और ये सारी वोकैबलरी, ईडियम, फ्रेजल वर्ब आपका डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। जब आप बोलें तो ज़्यादा नेचुरल लगे,
So friends, if this video had any value in your English learning journey, please do subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ जिसने भी इसे लास्ट तक देखा और इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। टिल देन, टेक केयर। Thanks for watching my videos. Keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my video.